ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 2000 that can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 using each digit at most once. now सबसे पहले हमारा नंबर 2000 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स वो एक 4 डिजिट का नंबर हो सकता है। टोटल डिजिट्स हमारे पास हैं 6, तो ये हमारा एक 5 डिजिट का नंबर हो सकता है और ये हमारा एक 6 डिजिट का नंबर हो सकता है। हमारा नंबर 6 डिजिट से बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो हमें किसी न किसी डिजिट को रिपीट करना होगा। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है यूजिंग ईच डिजिट एट मोस्ट वंस, दैट मीन्स रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज नॉट अलाउड। नाउ हमारा नंबर 2000 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम 4 डिजिट नंबर की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास में सिर्फ 2, 3, 4 एंड 5 यही 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं। अगर हम 0 और 1 को, वैसे तो 0 को तो हम फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर ही नहीं सकते, अदरवाइज ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। और अगर हम 1 प्लेस कर देंगे तो हमारा नंबर 2000 से कम हो जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के देयर आर 4 वेज। व्हाट अबाउट द सेकंड पोजीशन? टोटल 6 डिजिट्स हैं, एक डिजिट जा चुकी है, बाकी बची हुई कोई भी 5 डिजिट्स यहाँ आ सकती है। नेक्स्ट पोजीशन के लिए रिमेनिंग 4 डिजिट्स एंड फाइनली रिमेनिंग 3 डिजिट्स। सो 20 into 480 into 3 240 केसेस यहाँ हो गए। और अगर हम ये 5 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 से लेके 5 तक कोई भी डिजिट को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। सो दिस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। व्हाट अबाउट द सेकंड पोजीशन? 6 डिजिट्स हैं, 0 जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं आ सकता था, पर सेकंड पे तो आ सकता है। एक डिजिट ऑलरेडी जा चुकी है, सो इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड देन 4 3 2 25 into 400 into 6 600। और अगर हम इसे 6 डिजिट का नंबर बना लें तो अगेन फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड सब्सिक्वेंट पोजीशंस 5 4 3 2 एंड 1, यहाँ पर भी 600 होंगे हमारे पास केसेस, या 600 ऐसे नंबर्स होंगे। ऐड करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1440 और थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Manu earns rupees 4000 per month and wants to save an average rupees 550 per month in a year. अगर 550 रुपीज पर मंथ वो सेव करना चाहता है तो 12 मंथ्स में वो सेव करना चाहेगा रुपीज 6600। In the first 9 months his monthly expenses was rupees 3500. That means हर मंथ वो सिर्फ 500 रुपीज सेव कर पा रहा था फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स। तो फर्स्ट 9 मंथ्स में सेव किया होगा मनु ने 4500 रुपीज। अभी भी 2100 रुपीज उन्हें और अर्न करना है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये तभी पॉसिबल होगा जब हर मंथ वो 700 रुपीज की सेविंग्स करें। हिज मंथली एक्सपेंसेस 3700 रुपीज हैं 10th मंथ ऑनवर्ड्स, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसकी मंथली एक्सपेंसेस 3700 रुपीज है। 700 रुपीज की उसको सेविंग करनी होगी, तब अपना टारगेट पूरा कर पाएगा। तो हमें मंथली अर्निंग्स पूछी गई है फ्रॉम द 10th मंथ ऑनवर्ड शुड बी 3700 रुपीज मंथली एक्सपेंसेस हैं, 700 रुपीज सेविंग्स है, तो मंथली अर्निंग्स कितनी होनी चाहिए थी? 4400 रुपीज। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन फंक्शंस एंड ग्राफ्स पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आपको बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। fx एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है in x such that fx is greater than or equal to 0 for all real x। f2 की वैल्यू हमें 0 गिवन है, f4 की 6 गिवन है, हमें f-2 की वैल्यू पूछी गई। नाउ जैसे ही हमने कहा fx is greater than or equal to 0, हम एक बात कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमें मालूम होनी चाहिए कि अगर हम किसी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो वी कैन राइट इट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर।
ना हमें मालूम है कि रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। दैट मीन्स आप x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो आंसर 0 होगा, पर अगर 3 के अलावा कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे तो आंसर हर हालत में ग्रेटर देन 0 होगा। तो इससे एक बात हमें ये समझ में आ गई कि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, पर जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम साथ में यहाँ पर एक a कांस्टेंट भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि क्या यहाँ पर 1 है, 2 है, 3/2 है या 4 है। और यहाँ पर ये जो 3 है, x माइनस 3, क्योंकि हम फैक्टर कर रहे हैं तो x की वैल्यू 3 पुट करने पर ये 0 हो गया। सपोज अगर हम इसको लिखें f(x) इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो f3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर f2 की फॉर्म में गिवन है। तो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर। हमने a क्यों लिखा है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है या कोई और नंबर है। सो a इज अ कांस्टेंट हियर, हमें a की वैल्यू भी निकालनी होगी ना। जैसे ही हमने x की जगह 2 पुट की, यहाँ पर हमें मालूम है कि आंसर 0 आएगा ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि a यहाँ पर क्या है, अगर 1 होगा तो भी ये एक्सप्रेशन 0 होगा, 2 होगा तो भी 0 होगा। तो इसलिए f2 जब हमने लिखा तो सिर्फ ये लिख देना कि fx इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, वो गलत होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है उसके बारे में जानकारी नहीं है। इस a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम x की जगह 4 पुट कर दें तो यह 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें 6 गिवन है। दैट इज a मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6/4 या 3/2। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन x वो क्या हो जाएगा, 3/2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमें f माइनस 2 की वैल्यू पता करनी है। अगर हम x की जगह -2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3/2 एंड -2 एंड -2 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हो गया है 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 goes into 16 8 times, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 24। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। मिस्टर पिंटो इन्वेस्ट 1/5 of his capital at 6%, 1/3 at 10%, and the remaining at 1%. Each rate being simple interest per annum, then the minimum number of years required for the cumulative interest income from these investments to equal or exceed his initial capital is। पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में या फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है 1/5 एंड 1/3, तो डिनोमिनेटर पे 5 और 3 आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि फ्रैक्शंस को अवॉइड कर सकूं। तो लेट अस से उनका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 1500 रुपीज, बिकॉज ये 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इसका 1/5 होता है 300 रुपीज, इसका 1/3 होता है 500 रुपीज, एंड जो बाकी बचा है वो है 700 रुपीज। सो ये जो 300 रुपीज है ये 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें तो ये होगी 18 रुपीज फॉर 1 ईयर। यहाँ पर 10% है तो इंटरेस्ट होगा 50 रुपीज फॉर 1 ईयर, और यहाँ पर 1% है तो इंटरेस्ट होगा 7 रुपीज। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो आ जाएगा, एंड ये होगा 75 रुपीज। तो एक साल में हमें 75 रुपीज इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है। हम चाहते हैं क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट या तो हमारे इनिशियल कैपिटल के इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए। इक्वल होने के लिए क्या होगा, 1500 रुपीज हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम चाहते हैं टोटल इंटरेस्ट इतना हो जाए। एक साल में इंटरेस्ट 75 रुपीज आ रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर बार सेम होगा, तो 20 ईयर्स में ये इसके इक्वल हो जाएगा, और 20 से ज्यादा होते ही ये इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स पूछा गया है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 20। ये क्वेश्चन फंक्शंस एंड ग्राफ्स पर बेस्ड
एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सपोज फॉर ऑल इंटीजर्स x, हमेशा कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान दिया करें। x एक इंटीजर है। देयर आर टू फंक्शंस f एंड g सच दैट f of x प्लस f x minus 1 is equal to 0 and gx is equal to x square. एक कंडीशन हमें और गिवन है, f of x square minus x, f of x square minus x is equal to 5. हमें पता करनी है वैल्यू f g5 प्लस g f5 की। नाउ g5 निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें फोकस करना होगा f5। क्या हम इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर सकते हैं एज fx is equal to 1 minus f of x minus 1. That means अगर हमें मान लीजिए f1 निकालना हो तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 minus f0। अगर हमें 0 मालूम चल जाए तो हम f1 निकाल सकते हैं, f0 की वैल्यू मालूम चल जाए। What about f2? ये हो जाएगा 1 minus f1, क्योंकि x की जगह 2 पुट करने पर 1 minus f1 हो गया। तो हमें बस f0 की वैल्यू निकालनी है। सबसे अच्छा तरीका होगा यहाँ पर हम क्या करें, x की वैल्यू 0 पुट कर दें। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो f0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। एक बार f0 5 आ गया तो व्हाट अबाउट f1, ये हो जाएगा 1 minus 5 that is minus 4. What about f2, ये हो जाएगा 1 minus f1, f1 है minus 4, so again we'll get 5. What about f3, we'll get 1 minus f2 that is 1 minus 5, ये हो गया minus 4। तो ये एक तरह से साइकिल चलती रहेगी, minus 4 5 minus 4 5 and so। minus 4 कब आएगा, जब हम x की वैल्यू एक ऑड नंबर लेंगे, और प्लस 5 कब आएगा, जब हम x की वैल्यू एक इवन नंबर लेंगे, f2 हो जाए f4 हो जाए। क्योंकि हमें f5 निकालना है यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, f5, 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होते ही f5 की वैल्यू -4। आगे एंड तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस माइनस 4 करेंगे एंड दिस विल बिकम 1 प्लस 4 और ये 5 होगा। फिर हम f5 की वैल्यू निकालेंगे। एक बार हमारे को अप्रोच मालूम हो गई तो फिर इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ g-4 है। व्हाट अबाउट f ऑफ g5, g5 होगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25। नाउ अगेन यहाँ पर ये ऑड नंबर है, तो f ऑफ ऑड नंबर क्या आंसर देता है, -4। g-4, x की जगह -4 पुट किया, -4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 16 आ गया। 16 माइनस 4 करने पर हमारी डिजायर्ड वैल्यू क्या आएगी, 12। ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। टू शिप्स मीट मिड ओशियन and then one ship goes south and the other ship goes west, both traveling at constant speeds. 2 hours later they are 60 kilometers apart. If the speed of one of the ships is 6 kilometers per hour more than the other one, then the speed in kilometer per hour of the slower ship is, let us say यहाँ पर वो दोनों शिप्स मिल रहे हैं। नाउ एक शिप जा रहा है साउथ, जो साउथ शिप जा रहा है लेट अस से उसकी स्पीड फास्ट है, और जो शिप वेस्ट जा रहा है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है उसके मुकाबले। से ये स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और ये वाली स्पीड है x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। तो 2 आवर्स के बाद अगर हम ये कहें कि इन्होंने A पॉइंट से शुरुआत की है, तो जो स्लोअर शिप है वो पॉइंट B पर पहुंचेगा और जो फास्टर शिप है वो पॉइंट C पर पहुंचेगा। कैन वी फाइंड द डिस्टेंस AB, स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो गया 2x और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 6। इन दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 60 किलोमीटर्स। हमें x की वैल्यू यहाँ पर मालूम करनी है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेसिक हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। AB हो गया हमारा
2x का स्क्वायर प्लस AC क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ x प्लस 6, ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर, दैट इज 3600. सो 4x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 3600. ओपन कर लेते हैं, 4x स्क्वायर ये भी हो गया है 4x स्क्वायर, 12 इंटू 4 48x, 36 इंटू 4 144 इज इक्वल टू 3600. ये 3600 हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो साइन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0. इसे हम रीराइट कर सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 3456, दिस इज इक्वल टू 0. 8 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 432 इज इक्वल टू 0. इसके हम दो फैक्टर्स कर सकते हैं, एक होगा x प्लस 24 और दूसरा x माइनस 18. ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करना हमें जल्दी आना चाहिए. x की वैल्यू माइनस 24 होगी, बट स्पीड नेगेटिव नहीं ले सकते तो इसको रिजेक्ट करेंगे. दूसरी पॉसिबल वैल्यू है x की 18, डेफिनेटली ये हमारी डिजायर्ड वैल्यू होगी. सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर. ये क्वेश्चन एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. 5 स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग अमित, appear for an examination in which possible marks are integers between 0 and 50 both inclusive. तो 0, 1, 2 and so on up to 50 ये marks हो सकते हैं, integers हैं यहाँ पर. The average marks for all the students is 38. टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके एवरेज मार्क्स 38 हैं तो क्या हम उनका टोटल निकाल सकते हैं, 38 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया है 190. Exactly 3 students got more than 32. 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 32 से ज्यादा मार्क्स हैं, कितने हैं ये नहीं मालूम है. If no 2 students got the same marks and Amit got the least marks among the 5 students. अमित को लोएस्ट मार्क्स मिले हैं. Then the difference between the highest and lowest possible marks of Amit is, हमें अमित के मार्क्स को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना. ना यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो टॉप 3 जो हैं स्कोर वो 32 से ज्यादा है. तो अमित के मार्क्स को अगर हम मैक्सिमाइज करना है तो हमें कोशिश करना होगा कि वो वैल्यूज के आसपास आ जाए. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पर्सन 4th पोजीशन पे है या जिसके 4th हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके मार्क्स 32 हो जाए. क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि 3 स्टूडेंट्स के 32 से ज्यादा है, इसका मतलब है 4th पर्सन जो है वो 32 मार्क्स ला सकता है. तो व्हाट अबाउट अमित, अमित के मार्क्स 31 हो सकते हैं. ये अमित के मार्क्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. ना यहाँ पर अगर हम इन दोनों का सम करें तो 63 होगा. बाकी जो 3 पर्सन्स हैं उनका सम करने पर हमारे पास में 190 वैल्यू आनी चाहिए, यानी इनका सम 127 होना चाहिए. ये हम कई तरीकों से कर सकते हैं. मे बी एक को हमने 45 मार्क्स दे दिए हैं, एक को हमने 42 मार्क्स दे दिए हैं और एक को हमने 40 मार्क्स दे दिए. दिस इज वन वे. तो हमें यहाँ पर उनके मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं. किसी भी हालत में अमित के मार्क्स 31 से ज्यादा नहीं हो सकते. अगर हमें अमित के मार्क्स को मिनिमाइज करना हो तो हमें क्या करना होगा, बाकी जो 4 पर्सन हैं उनके मार्क्स को मैक्सिमाइज करना होगा. नाउ ये पर्सन जिसके 4th हाईएस्ट मार्क्स हैं वो तो 32 पर ही रहेगा क्योंकि वो इसके आगे नहीं जा सकता. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 3 पर्सन्स, उनके मार्क्स हम मैक्सिमाइज कर दें. तो क्यों ना हम ऐसा करें, एक को 50 मार्क्स दे दें, एक को 49 और एक को 48, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स डिफरेंट हैं. तो अगर हमने किसी को 50 दिया तो फिर सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हम 49 ही दे सकते हैं. इन चारों का सम करें और उस सम को 190 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास अमित के लोएस्ट मार्क्स आ जाएंगे. 48 और 32 80 एंड 50 130 एंड 49, ये हो गया है 179. तो अमित के लोएस्ट 11 मार्क्स होंगे.
क्वेश्चन में हमें अमित के मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स का डिफरेंस पूछा गया है। 31 माइनस 11 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20। ये क्वेश्चन रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। On day 1 there are 100 particles in a laboratory experiment. So अगर हम day 1 की बात करें, यहाँ पर हम days लिख देते हैं, तो 100 particles थे। On day n where n is greater than or equal to 2, that is n की वैल्यू हम 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा day 2, 3 लिखते हैं तो day 3, 4 लिखते हैं तो day 4 and so on. So on day n, one out of every n particles produces another particle. थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर हम n की जगह 2 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? On day 2, one out of every 2 particles produces another particle. टोटल 100 पार्टिकल्स हैं, 1 आउट ऑफ एवरी 2 मतलब 50 पार्टिकल्स और प्रोड्यूस हो गए। ऑन डे 3, n की जगह 3 पुट करें तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 1 आउट ऑफ एवरी 3 पार्टिकल्स। नाउ डे 2 तक 150 पार्टिकल्स हो चुके हैं, तो 1 आउट ऑफ एवरी 3 मतलब 150 का 1/3 निकालेंगे तो डे 3 में 50 पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर हम n की वैल्यू 4 पुट करें, व्हाट अबाउट डे 4? 1 out of every 4 particles, 1 out of every 4 particles. डे 4 तक टोटल 200 पार्टिकल्स हो चुके हैं, 1/4 that is again 50. तो what we find कि हर बार ये नंबर 50 से इंक्रीज होता जा रहा है। If the total number of particles in the laboratory experiment increases to 1000 on day m, then m equals, now देखिए 100 तो ये रहे, हमें 900 पार्टिकल्स और चाहिए। हर दिन 50 आर्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 900 को प्रोड्यूस करने में 900 अपॉन 50 18 डेज चाहिए। दैट इज जब हम यहाँ पर 18 डेज ऐड करेंगे तो टोटल हमें 90th डे तक जाना पड़ेगा। ये 18 डेज हो गए तो यहाँ पर हो गए हैं 18 इंटू 50 900 पार्टिकल्स और यहाँ पर 100 पार्टिकल्स, तो टोटल 1000। तो जल्दबाजी में आंसर 18 नहीं मार्क करना है, आंसर क्या होगा? 19, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है ऑन डे m it becomes 1000, so on 19th day it becomes 1000, राइट? सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर m की वैल्यू पूछी गई है वो क्या होगी? 90। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। फॉर सम नेचुरल नंबर n, assume 15,000 factorial is divisible by n factorial, और इसका भी हमने फैक्टोरियल लिया है। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज, सबसे अच्छा तरीका होगा हम ऑप्शंस के से शुरुआत करें। क्या हम n की वैल्यू 7 पुट कर सकते हैं? अगर हमने n की वैल्यू यहाँ 7 पुट की तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल होता है 7 6 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 5040 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्योंकि फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो क्या 15,000 फैक्टोरियल 5040 फैक्टोरियल से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? डेफिनेटली होगा, बिकॉज आप 15,000 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये 15,000 14,999 एंड सो ऑन करते हुए 5041 एंड देन 5040 5039 अप टू 1 तक जाएगा, और ये 5040 से 1 तक जाएगा। तो वहां पर जितनी भी टर्म्स 5040 के बाद आएंगी वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगी, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इमीडिएटली हम कहेंगे यस 7 वो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। क्या 7 से बड़ी वैल्यू हो सकती थी? अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर करें, क्या हम इसे 8 लिख सकते थे, यानी 7 फैक्टोरियल की जगह 8 फैक्टोरियल? ऐसा करने पर ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी 40320। नाउ 15,000 फैक्टोरियल 40320 फैक्टोरियल से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर बहुत सारी टर्म डिनोमिनेटर्स पे बचेंगी अगर हम न्यूमरेटर की सारी टर्म्स को डिनोमिनेटर की कुछ टर्म से कैंसिल कर दें। सो इमीडिएटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7। ये क्वेश्चन एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है।
The average of a non-decreasing sequence of n numbers a1 up to an is 300. नॉन-डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस का क्या मतलब हुआ कि जो a1 है वो लेस देन और इक्वल टू a2 होगा, a2 लेस देन और इक्वल टू a3 होगा, एंड सो ऑन लेस देन और इक्वल टू an होगा। ये कहलाती है नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जरूरी नहीं कि इंक्रीज हो, इक्वल भी हो सकती है। इनका एवरेज हमें 300 गिवन है। एवरेज निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an। इसे अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ टर्म से तो हमारे पास 300 आ जाएगा। n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 300n हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई है। इफ a1 इज रिप्लेस्ड बाय 6a1, अगर हम a1 की जगह लिख दें 6a1, द न्यू एवरेज बिकम्स 400। दैट मीन्स अगेन 6a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an। इसे n से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 4 आएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400n। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, a2 से an ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 6a1 माइनस a1 ये हो गया 5a1 एंड 400 माइनस 300 ये हो गया है 100n। तो a1 की वैल्यू आ गई है 20n। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a1। नाउ n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सीक्वेंस में कितने नंबर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हम n की वैल्यू 1 ले सकते थे कि मान लीजिए सीक्वेंस है सिर्फ एक ही नंबर होता, अगर ऐसा होता तो वो नंबर होता 20 इंटू 1 दैट इज 20, a1 की वैल्यू 20 हो जाती। पर उसमें एक दिक्कत है, हमें एवरेज भी 300 चाहिए, तो 20 यहाँ आ रहा है तो एवरेज तो 300 नहीं है, तो n इक्वल टू 1 अलाउ नहीं। क्या हम n इक्वल टू 2 ले सकते हैं, सो दैट मीन्स हम टोटल दो टर्म्स ले सकते हैं ना। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा जो a1 है वो हो जाएगा 40 ना। अगर 40 हो गया और एवरेज हमें 300 चाहिए, तो फर्स्ट टर्म 40 है तो सेकेंड टर्म जो है वो हम 560 ले लेंगे, सो दैट 560 प्लस 40 600 और 600 का एवरेज लेंगे तो 300 आएगा। दैट मीन्स n इक्वल टू 2 अलाउड है। और याद रखिएगा ये सीरीज बढ़ती हुई होनी चाहिए कि a1 40 है तो a2 बड़ा नंबर होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। क्या हो अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करें, सो 20 इंटू 3 हमारा a1 60 हो जाएगा। अब हमें इन तीन टर्म्स का एवरेज 300 चाहिए, यानी कि सम हमें कितना चाहिए 900। नाउ ये 60 हो गया है तो बाकी दो टर्म्स का सम 840 हम कैसे भी कर सकते हैं, मे बी एक को 300 ले लें, एक को हम 540 ले लें, तो दिस इज ऑल्सो अलाउड। ऐसे करते करते अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 15 पुट करते तो क्या होगा, 15 इंटू 20 a1 की वैल्यू 300 हो जाएगी। नाउ देयर आर 15 टर्म्स पर हमें उनका एवरेज 300 चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम a2 a3 एंड सो ऑन अप टू a15 हर एक टर्म को 300 ले लें तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 300, तो ये भी पॉसिबल है। तो n की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो है 2 से लेके 15 तक, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली a1 की भी टोटल हमारे पास में 14 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। याद रखिएगा इस वैल्यू को हमें काउंट नहीं करना है, तो हम a1 की 14 डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। क्या हम n की वैल्यू 16 ले सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो a1 320 हो जाएगा। अब बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो या तो 320 के इक्वल है या उससे बड़े हैं, तो किसी भी हालत में एवरेज 300 नहीं आ सकता। तो देयरफॉर n की वैल्यू 16 या हायर अलाउ नहीं है, n की वैल्यू 1 अलाउ नहीं है, सिर्फ 2 से 15 तक हम n को 14 वैल्यूज दे सकते हैं, एंड देयरफॉर a1 को भी हम 14 वैल्यूज दे सकते हैं। ये क्वेश्चन एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। There are two containers of the same volume. First container half filled with sugar syrup and the second container half filled with milk. Half the content of the first container is transferred to the second container and then half of this mixture is transferred back to the first container.
Next, half the content of the first container is transferred back to the second container. Then the ratio of sugar syrup and milk in second container is. Now यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, एक बार हाफ यहाँ हम कर रहे हैं, फिर हम हाफ यहाँ कर रहे हैं और एक बार हाफ हम और कर रहे हैं। तो सही वैल्यू अगर आप अज्यूम कर सकें तो आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी। यहाँ पर दो कंटेनर है हमारे पास से, ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, हाफ फिल्ड है। तो लेट अस से, क्योंकि यहाँ पर गिवन है जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें शुगर सिरप है, से शुगर सिरप इसमें है 80 यूनिट्स। नाउ 80 मिलीलीटर ले लीजिए, 80 लीटर्स ले लीजिए, और यहाँ पर मिल्क होगा 80। हमने 80 क्यों लिया है? क्योंकि 3 बार हाफ किया है तो डिनोमिनेटर में 3 बार 2 आ रहा है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं फ्रैक्शंस को अवॉइड कर सकूं। यहाँ से हाफ जो हमारा कंटेंट है वो इधर ट्रांसफर हो गया, तो अब यहाँ शुगर सिरप बचा है 40, यहाँ शुगर सिरप 40 और मिल्क 80। ना अगेन अगर हम इस कंटेनर से हाफ द कंटेंट ट्रांसफर करेंगे इस कंटेनर में, तो बड़ा सिंपल सा रूल है, जब भी आप एक होमोजेनियस मिक्सचर से कुछ फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन रिमूव करते हैं तो अंदर जो भी कंटेंट है वो उसी फ्रैक्शन से रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम हाफ इधर ट्रांसफर करेंगे ये दोनों हाफ इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो शुगर सिरप यहाँ से हाफ इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ पर 20 लेस होके बचेगा 20। मिल्क हाफ इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो मिल्क हो जाएगा 40 और यहाँ भी मिल्क 40 रिड्यूस होके और कितना बचेगा 40। तो अब हमारे पास शुगर सिरप है 60, मिल्क है 40। यहाँ से फिर हमने क्या किया, हाफ ऑफ द जो मिक्सचर है वो हमने यहाँ ट्रांसफर करा, तो हर एक चीज हाफ कम हो गई। शुगर हाफ कम हो गई यानी 30 उधर चला गया तो 30 यहाँ बचेगा, यहाँ शुगर सिरप बचेगा 30 और यहाँ शुगर सिरप 30 अगर चला जाए तो 20 प्लस 30 करने पर 50 हो जाएगा। व्हाट अबाउट मिल्क, हाफ उधर चला गया तो मिल्क 20 बचेगा और 20 उधर जाने के बाद मिल्क 40 प्लस 20 60 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो ऑफ शुगर सिरप एंड मिल्क इन द सेकंड कंटेनर, तो हम ये मान के चलेंगे एग्जामिनर इसी ऑर्डर में हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। 50:60 या 5:6 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन में 6:5 भी है, तो कंफ्यूजन ना हो तो हम उसी ऑर्डर को लेके चलेंगे जो हमें पूछा गया। ये क्वेश्चन सीक्वेंस इन सीरीज पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली हायर लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपको सही अप्रोच मालूम हो, आपको फॉर्मूले मालूम हो, तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंसिडर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 7, 11 एंड सो ऑन। लेट a n denote the sum of the first n terms of this progression। तो हमें पता करना है 1/25 सिग्मा a n की वैल्यू, जहां पर n की वैल्यू हम 1 से लेके 25 तक पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हम एक बार रिकॉल कर लें। 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू, अगर हमें n करना हो तो इसे हम लिखते हैं सिग्मा n और इसकी वैल्यू होती है n + 1 अपॉन 2। ऐसे ही 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो अप टू n स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो इसे हम कहते हैं सिग्मा n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हमारा होता है n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। बेसिक फॉर्मूला है, आपने स्कूल लेवल में भी इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। नाउ यहाँ पर हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। लेट अस से हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी nth टर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं tn से। तो क्या हम nth टर्म निकाल सकते हैं? फॉर्मूला है a + n - 1 × d, जहाँ a रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, वो है 3, n - 1, d है कॉमन डिफरेंस, वो है 7 - 3 दैट इज 4। तो ऐसा करने पर 4n - 4 + 3 हमारे पास nth टर्म आ गई है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 4n - 1। यहां से अगर हमें इमीडिएटली फर्स्ट n टर्म्स तक का सम पूछा जाए
तो उसका हम फॉर्मूला यहाँ पर इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, वो होगा 4 सिग्मा n माइनस n। लेकिन अगर हमें ये फॉर्मूला एक बार को मालूम नहीं हो तो बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1। सेकेंड टर्म क्या होगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1। थर्ड टर्म होगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 एंड सो ऑन। और हमें मालूम है nth टर्म हमने लिखी है 4 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। अगर हम t1 से tn तक ऐड कर लें, यानी फर्स्ट n टर्म्स को ऐड कर लें, तो जो सम आएगा उसे हम an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। an डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। यहाँ पर क्या होगा, 4 कॉमन होगा और अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n। अच्छा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n टाइम्स आएगा तो हम माइनस n कर, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो शॉर्टकट है वो हमें याद रहना चाहिए कि अगर हमें nth टर्म मान लीजिए मालूम है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई n की जगह हम लिखेंगे सिग्मा n। यहाँ 1 कितनी बार आएगा, जितनी टर्म्स होगी यानी n टर्म्स तो n। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4 n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n। 2 goes into 4 2 times। यहाँ पर हम n कॉमन ले सकते हैं तो हमारी nth टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर n अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2n प्लस 2 माइनस 1 या n मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1। ना अब यहाँ देख सकते हैं कि क्या हमारा ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो सही है या नहीं है। जैसे हमारी फर्स्ट टर्म है 3, तो अगर हम n की जगह 1 पुट कर दें इस फॉर्मूले में तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम आना चाहिए 3। 1 इंटू 2 प्लस 1 3 विल गेट 3। अगर हम यहाँ पर दो टर्म शामिल कर लें तो सम 10 आ रहा है। 2 पुट करने पर 2 इंटू 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। अगर हम 3 टर्म्स को इन्वॉल्व कर लें तो हमारा सम 21 आना चाहिए। n की जगह 3 पुट करते ही 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड वी कैन गेट 21। सो बेसिकली ये हमारे पास में जो सम का हमने फॉर्मूला निकाला है वो एक जनरलाइज फॉर्मूला बना। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस n, ये हो गया है an। ना सपोज अगर हमें a1 से लेके और an तक सारी टर्म्स का सम पूछा जाता और उसे हम रिप्रेजेंट करते Sn से, तो क्या हम वो निकाल सकते हैं। जो अप्रोच हमने यहाँ अप्लाई की थी सेम अप्रोच हमें यहाँ अप्लाई करनी है। a1 क्या होगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, a2 क्या होगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन। सो देयरफॉर Sn निकालने के लिए हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। एक बार यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें तो Sn हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर ये रहा, दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सिग्मा n ये होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस क्वेश्चन में हमें सिग्मा an तो चाहिए लेकिन 1 से लेके 25 तक, यानी a1 से लेके a25 तक। सो अगर हम a1 से a25 तक जाएं यानी n की वैल्यू 25 पुट करें तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे काम की वैल्यू है, इसलिए हमने उसको S25 नाम दे दिया। तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ n की जगह 25 पुट करना है। सो a1 a2 a3 अप टू a25 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यही है n की जगह पहले 1 लिखें, फिर 2 लिखें, 3 लिखें, अप टू 25 लिखें। तो जैसे ही हमने यहाँ 25 लिखा ये हो गया 2 25 25 प्लस 1 26 25 into 2 50 plus 1 51 divided by 6 plus 25 multiplied by 26 upon 2। ये हमारे पास ये वाला पोर्शन आया, पर क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा है इसे 1 upon 25 से भी डिवाइड करना है। तो अगर हम इसे यानी 1 upon 25 से मल्टीप्लाई करना है, अगर हम इस पूरे पोर्शन को 25 से डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा और हमारी डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी। 25 यहाँ पर भी है यहाँ भी है, इसे कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं।
तो ये 25 तो हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं और इस 25 को यहाँ से भी हटा देते हैं। 2 goes into 26 13 times. Okay, यहाँ पर 2 goes into 6 3 times, 3 goes into 51 17 times. So 26 into 17 plus 13. अगेन हम यहाँ पर थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, इसे लिखते हैं 13 into 2 into 17 plus 13. अगर हम जल्दी मल्टीप्लाई करना चाहें तो 13 यहाँ कॉमन ले लें तो 17 into 2 34 plus 1. ये हो जाएगा 13 into 35. 35 into 10 350, 35 into 3 105. दोनों को ऐड किया तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी? 455. सेकेंड ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स. 80% of the registered voters casted their votes. One of the candidates received 30% of the casted votes, while the other 3 candidates received the remaining casted votes in the proportion 1:2:3. If the winner of the election received 2,512 votes more than the candidate with the second highest votes, then the number of registered voters was. Now यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, पहले रजिस्टर्ड वोटर पर फोकस नहीं करेंगे, पहले हम फोकस करेंगे जितने वोट्स कास्ट हुए हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे। यहाँ जो रेशियो है ये है 1:2:3। सिर्फ यहाँ पर एक वैल्यू हमें 2512 गिवन है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जितने वोट्स कास्ट हुए हैं वो एक ऐसा नंबर चुने जो 1 + 2 + 3 6 का मल्टीपल हो। इससे फ्रैक्शंस हम अवॉइड कर पाएंगे। लेट अस से वोट्स कास्ट हुए हैं 600x। हमने x यहाँ क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर एक जगह हमें वैल्यू गिवन है। नाउ 600x में से 30% तो एक कैंडिडेट को मिल गए। लेट अस से कैंडिडेट A है वो, इसका 30% होगा 180x। बाकी जो 3 कैंडिडेट्स हैं वो है B, C एंड D। 180x आउट ऑफ 600 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचेगा 420x और उसे 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 70x, 140x एंड 210x। नाउ ये जो वोट्स कास्ट हुए हैं ये जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसका 80% है। तो लेट अस से रजिस्टर्ड वोटर्स हैं R का 80% ये रहा 24 टाइम्स 25 टाइम्स 4 goes into 600 150 टाइम्स, तो रजिस्टर्ड वोटर होंगे 750x। क्वेश्चन में हमें ये 750x की वैल्यू ही निकालनी है। यहाँ पर विनर कौन है? D, इनके वोट हैं 210x। सेकेंड हाईएस्ट किसके हैं? A के, इनके वोट हैं 180x। इन दोनों का डिफरेंस ये है 30x और ये डिफरेंस हमें गिवन है 2512। तो 30x अगर 2512 है तो कैन यू फाइंड आउट 750x? 750x क्या होगा? 2512 डिवाइडेड बाई 30x मल्टीप्लाइड बाई 750x। x तो कैंसिल हम कर सकते हैं, 0 से 0, 3 goes into 75 25 टाइम्स। 2500 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62,500 आएगा और 12 को 25 से करेंगे तो 300 और दोनों को ऐड करने पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 62,800 और वी कैन से थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A एंड B आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, दैट मीन्स ये 0 या उससे बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं। कंडीशन गिवन है A + 2B = 6। हमें एवरेज पता करना है किसका? मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A + B। तो सबसे पहले A + B की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी और दोनों का एवरेज लेना होगा। जनरल इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? एक्सट्रीम बाउंड्रीज पर फोकस करते हैं। क्या हो अगर हम A की वैल्यू 0 पुट कर दें, उस केस में हमारे B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और अगर हम B की वैल्यू 0 पुट कर दें
उस केस में हमारी a की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ a प्लस बी मिनिमम हो जाएगा 3 और यहाँ a प्लस बी मैक्सिमम हो जाएगा 6। हमें इन दोनों वैल्यूज का एवरेज लेना है। 6 प्लस 3 9 अपॉन 2 करने पर हमारा आंसर क्या आएगा 4.5, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर बीच की कोई भी वैल्यू ले लेते, लेट अस से हमने a की वैल्यू ले ली होती 1, तो हमारा b हो जाता 2.5। उस केस में ये जो सम है ये 3.5 हो जाता, मतलब 3 से बड़ा हो जाता, राइट। अगर हम a की जगह 2 लिख देते तो 6 - 2 4, b की वैल्यू भी 2 हो जाती, सम 4 हो जाता। सो व्हाट वी फाइंड कि धीरे धीरे हम अगर a की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो हमारी a प्लस बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। a जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा तब a प्लस बी की वैल्यू भी मैक्सिमम। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC, AD and BE altitudes are drawn to the corresponding bases. एंगल BAC गिवन है, एंगल ABC गिवन है, AD अपॉन BE की वैल्यू हमसे पूछी गई है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है ABC। यहाँ एंगल BAC हमें 45 डिग्री गिवन है और एंगल ABC हमें थीटा डिग्री गिवन है। AD और BE एल्टीट्यूड्स हैं, तो अगर हम A से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें ऑन द अपोजिट साइड, दैट इज BC, और B से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें ऑन द अपोजिट साइड AC, इसको हमने नाम दे दिया है AD और इसे हमने नाम दे दिया है BE। हमें AD ओवर BE की वैल्यू मालूम करनी। ना सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल ABC का एरिया निकालें, जहां बेस हम BC लें, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। यहाँ एल्टीट्यूड होगा AD। ऐसे ही अगर हम बेस AC ले लें तो हमारा एरिया हो जाएगा हाफ AC मल्टीप्लाइड बाय BE। पर ये दोनों ही फॉर्मूले सेम ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में इक्वल अगर हम कर दें तो एक तो यह हाफ हम कैंसिल कर सकते हैं। AD अपॉन BE ये किसके इक्वल होगा, AC अपॉन BC के। हमें सिर्फ AC अपॉन BC की वैल्यू मालूम करनी है। नाउ ट्राइंगल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स मालूम है और 3 एंगल के बारे में रेशियो हमसे पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं, और 3 एंगल मालूम है तो साइड्स का रेशियो हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कहलाता है साइन फॉर्मूला, दैट इज साइन ऑफ A अपॉन स्मॉल a, साइन ऑफ B अपॉन स्मॉल b, साइन ऑफ C अपॉन स्मॉल c। A के अपोजिट स्मॉल a है, B के अपोजिट स्मॉल b है और C के अपोजिट स्मॉल c है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, साइन ऑफ A ये 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री अपॉन A यहाँ पर क्या हो गया है BC। साइन B ये एंगल थीटा है, तो वी कैन राइट डाउन साइन थीटा अपॉन B ये हो गया है AC। तो व्हाट अबाउट AC ओवर BC, ये तो है साइन थीटा। साइन 45 नीचे आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो √2 साइन थीटा AC अपॉन BC की वैल्यू होगी। और अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो यही हमारे AD और BE का रेशियो भी होगा। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। R और C रियल नंबर है, R और -R इस क्यूबिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, हमें C की वैल्यू मालूम करनी है। 5x³ प्लस cx² माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमें दो रूट्स गिवन है R -R। लेट अस से हमारा जो थर्ड रूट है वो है m। ना बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर हम तीनों रूट्स का सम करें दैट इज R प्लस -R प्लस m, तो ये सम किसके इक्वल होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज C अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ के।
r और माइनस आर ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई है -c/5। अगर हम इन रूट्स में से दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तब वैल्यू क्या होगी? ना r इंटू माइनस आर करने पर -r², माइनस r इंटू m करने पर -mr और r इंटू m करने पर mr। ये किसके इक्वल होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -10 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज 5। ये दोनों यहाँ कैंसिल हो चुके हैं, 5 गोज इंटू 10 टू टाइम्स, तो यहाँ से माइनस माइनस हम कैंसिल करें तो हमारे पास r² की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। और अगर हम इन तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो r मल्टीप्लाइड बाई माइनस r मल्टीप्लाइड बाई m, ये किसके इक्वल होगा? माइनस कांस्टेंट टर्म दैट इज 9 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज 5। ये माइनस और माइनस हम हटा सकते हैं, r इंटू आर हो गया है r² की वैल्यू वी कैन राइट डाउन 2, m की जगह हम लिख सकते हैं -c/5, दिस इज 9/5। 5 से 5 अगर हम कैंसिल करें तो c की वैल्यू क्या होगी? ये हो गया -2, यहाँ आने के बाद -9/2। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस पास्ट में भी कैट एग्जाम में पूछे गए हैं। हमें इंटीजर सॉल्यूशंस पता करने हैं गिवन इक्वेशन की। नाउ क्योंकि राइट हैंड साइड पे 1 आ रहा है, यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज के साथ हमें वर्क करना होगा। x² - 10 होल रेज टू द पावर x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 1। कब कब होगा? जब x² - 10 1 हो जाए और जो पावर है वो एक इंटीजर हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी x² - 10 -1 हो जाए और पावर एक इवन इंटीजर हो जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा केस x² - 10 ना तो 0 के इक्वल हो ना ही 1 या -1 के इक्वल हो और जो पावर है वो 0 हो जाए। इन तीन केसेस में हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो 1 के इक्वल होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट केस पे फोकस करते हैं। x² - 10 1 के इक्वल हो जाए। अगर x² - 10 1 के इक्वल हो गया तो x² 11 के इक्वल होगा। x की किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पॉसिबल केस नहीं होगा। क्या होगा अगर x² - 10 -1 के इक्वल हो जाए? उस केस में x² - 9 0 हो जाएगा, x + 3 x - 3 ये 0 के इक्वल होगा। x की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, एक तो -3 और एक +3। हमें बस ये देखना है क्या -3 और +3 पुट करने पर हमारी जो पावर है वो इवन इंटीजर है या नहीं है। -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ -3 इंटू -3 वो भी 9, 18 - 10 ये हो गया है 8। 8 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इवन इंटीजर है, डेफिनेटली -3 हमारे काम का है। और अगर हम 3 पुट कर दें तो 9 - 9 - 10 हमारे पास -10 आएगा। पावर इवन होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर हम -1 की पावर -10 लिख भी दें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/-1 की पावर 10 एंड दैट इज अगेन 1/1 और 1। तो x की वैल्यू -3 और 3 हो सकती है। लेट अस नाउ फोकस ऑन द लास्ट केस। x² - 10 ना तो 0 के इक्वल हो, ना 1 के, ना -1 के, बट पावर 0 के इक्वल हो, दैट इज x² - 3x - 10 ये 0 हो जाए। इसके दो फैक्टर्स होंगे x - 5 x + 2। यहाँ पर भी हमें x की दो वैल्यूज मिलेगी 5 - 2। 5 और -2 अगर हम बेस में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ना तो हमें 0 मिलेगा, ना 1, ना ही -1। तो x की 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है, -3, -2, 3 एंड 5। ये क्वेश्चन लॉगरिथम्स पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज कितनी हैं n की जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है वो पता करनी है। अब यहाँ पर है 4 माइनस log of n to the base 2
होल डिवाइडेड बाई 3 minus log n to the base 4 less than 0. Now ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 कब हो सकता है? दो पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए, और न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। हम दोनों केसेस पर फोकस करते हुए वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। न्यूमरेटर पॉजिटिव होने का मतलब है 4 minus log n to the base 2 must be greater than 0, and डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव हो, that is 3 minus log n to the base 4 should be less than 0. एक काम करते हैं, log n to the base 2 राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और उसको रीराइट करेंगे तो हम लिखेंगे log n to the base 2 should be less than 4. हमने राइट साइड ले गए तो लिखेंगे 4 is greater than log n to the base 2, या हम इसको रीराइट कर दिए। लॉग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी बेस 1 से बड़ा होता है और आप लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को इंडाइसिस फॉर्म में लेके जाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करें और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई तो लॉग इज लेस देन n इज इक्वल टू लेस देन 2 रेज टू द पावर 4, यानी n की वैल्यू 16 से कम होगी। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, ये लेस देन 0 है, अगेन इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएं और रीस्ट्रक्चर कर लें तो log n to the base 4 will be more than 3. यहाँ पर n is greater than 4 raised to the power 3, n is greater than 64. दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल नहीं हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट केस में n लेस देन 16 है और दूसरे केस में n मोर देन 64 है। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल नहीं हो सकती है, तो हमारा ये अजम्पशन गलत है। अब हम इस अजम्पशन पे फोकस करें। न्यूमरेटर लेस देन 0 हो जाए तो जहां हमने ये ग्रेटर साइन था वहां लेस कर देंगे, जहां लेस था वहां पर ग्रेटर कर देंगे। हमें बस सिर्फ साइन को ही बदलना है, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये पॉजिटिव कर देते हैं, और रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज सेम स्टेप चलेगी। log n to the base 2 राइट साइड जाएगा, रीस्ट्रक्चर कर दीजिए तो log n to the base 2 मोर देन 4। यहाँ पर n की वैल्यू 16 से बड़ी और 64 से कम, दैट इज n की पॉसिबल वैल्यूज होंगी 17, 18, 19 एंड सो ऑन अप टू 63। ये टोटल कितनी वैल्यूज होंगी, 47 वैल्यूज। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर एक गलती कर सकते हैं, 63 माइनस 17 कर देंगे और वहां से निकाल देंगे 46, जबकि 17 हमारे काम का नंबर है। काम का नंबर कौन नहीं है, 16। तो अगर 63 नंबर्स में से मैं 16 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 47 जो बचेगा ये हमारे डिजायर्ड नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। रेगुलर पॉलीगन्स A and B have number of sides in the ratio 1:2 and interior angles in the ratio 3:4. Then the number of sides of B equals. जब भी हम एक रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं तो जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं वो आपस में सारे इक्वल होते हैं और इंटरनल एंगल हम निकाल सकते हैं। अगर हमें एक रेगुलर पॉलीगन में गिवन है नंबर ऑफ साइड्स n, तो हर एक इंटरनल एंगल आपस में इक्वल होगा और उसका फॉर्मूला होगा 180 n माइनस 2 अपॉन n। यहाँ पर दो पॉलीगन्स हैं, रेगुलर हैं A एंड B। साइड्स का रेशियो 1:2 है। अगर यहाँ पर x साइड्स है तो यहाँ 2x साइड्स होंगी। क्या हम इसका इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं, ये होगा 180 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 अपॉन x। ऐसे ही अगर हम इसके इंटरनल एंगल निकालने की बात करें तो वो होगा 180 इंटू n को रिप्लेस करना है 2x से, 2x माइनस 2 अपॉन 2x। अगर हम इसे इससे डिवाइड कर दें तो ये जो रेशियो है वो हमें गिवन है 3:4। नाउ यहाँ पर 180 हम कैंसिल कर सकते हैं, सिमिलरली ये x हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में हमारे पास यहाँ बचेगा x माइनस 1। तो फाइनली हमारी वैल्यू होगी x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4, या 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 3,
-8 राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 3x लेफ्ट साइड आ जाएगा तो x की वैल्यू 5। हमें पूछा गया है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ b, दैट इज 2x की वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is 3 cm. Let D be a point on BC such that the area of triangle ADC is half the area of triangle ABD. Then the length of AD in centimeter is. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं A B C। एक पॉइंट है D जो BC पर है, लेट अस से वो पॉइंट यहाँ है। सच दैट अगर हम A को B से कनेक्ट कर दें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना है ADC, इसका एरिया ट्रायंगल ABD के एरिया का हाफ होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड हमें 3 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, सो वी कैन जस्ट राइट डाउन 3 सेंटीमीटर हियर एंड 3 सेंटीमीटर हियर, 3 सेंटीमीटर हियर। तो ये एरिया इसका हाफ होने का मतलब है ये साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ की हाफ होगी। टोटल 3 है तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये टोटल 3 है तो बाइसेक्ट करने पर लेट अस इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है E। तो D E से C का जो डिस्टेंस है वो 3 का हाफ यानी 1.5 होगा। यहाँ पर CD 1 है तो ये वाला पार्ट होगा 0.5, या इसे हम लिख सकते हैं 1/2। AE जो है वो एल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और एल्टीट्यूड H को निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब अगर हम ट्रायंगल AED पर नजर डालें तो ये हो गया है 3√3/2, ये है 1/2। क्या हम लेंथ AD निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27/4, और दोनों को ऐड करके अगर हम उस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी। 27 प्लस 1 28/4 करने पर 7 अंडर रूट में हमारे पास बचेगा, और फर्स्ट ऑप्शन हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Working alone, the times taken by Anu, Tanu and Manu to complete any job are in the ratio 5:8:10. Let us say time taken by Anu, time taken by Tanu and time taken by Manu. ये रेशियो हमें क्या गिवन है? 5:8:10. They accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day. 4 days into 8 hours per day को हम आवर्स में बदल देते हैं। दैट मीन्स ये तीनों जने मिलके इस काम को 4 into 8 32 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। However, Anu and Tanu work together for the first 6 days, working 6 hours 40 minutes per day. First 6 days 6 hours and 40 minutes, तो 6 hours तो ये हो गया, और 40 minutes को अगर हम आवर्स में बदलें तो ये वैल्यू हो गई 2/3। 6 into 3 18 plus 2 20/3. So basically they are working 20/3 hours per day for 6 days. So यहाँ पर इन्होंने टोटल 40 hours वर्क किया है। किस किसने? अनु ने और तनु ने। Then the number of hours that Manu will take to complete the remaining job working alone is. क्वेश्चन को सॉल्व करने की बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। यहाँ पर हमें टाइम टेकन रेशियो गिवन है टू डू अ वर्क, हम उसे एफिशिएंसी या वर्क में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें टाइम टेकन रेशियो 5:8:10 गिवन है तो वर्क डन बाय अनु, वर्क डन बाय तनु एंड वर्क डन बाय मनु इन 1 आवर हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये रेशियो इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 1/5:1/8:1/10। टाइम एंड वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रैक्शन से अवॉइड करने के लिए हम एक काम करें,
इसे हम 40 से मल्टीप्लाई कर दें जो इन तीनों नंबर का एलसीएम है, तो वर्क डन का रेशियो क्या होगा? 40/5 8, 40/8 5 एंड 40/10 4। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि ये 1 आवर में 8 यूनिट कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट, तो ये तीनों मिलके 1 आवर में 17 यूनिट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ x लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली x कैंसिल हो जाएगा। सो अगर ये तीनों मिलके 1 आवर में 17 यूनिट्स कंट्रीब्यूट करें तो इन्हें वर्क को करने में 32 आवर्स लगेगा। दैट मीन्स जो टोटल वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? इन तीनों का कंबाइंड 1 आवर वर्क मल्टीप्लाइड बाई द टोटल आवर्स रिक्वायर्ड। 17 into 30 510, 17 into 2 34, तो ये हो गया है 544 यूनिट। यहाँ पर 8 यूनिट्स पर आवर कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? अनु। 5 यूनिट्स पर आवर कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? तनु। एंड 4 यूनिट्स पर आवर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? मन। ये टोटल वर्क है। अच्छा, इस वर्क को किया किसने है? शुरुआत अनु और तनु ने की। उन दोनों ने 40 आवर्स वर्क किया। अनु और तनु का अगर हम कंबाइंड 1 आवर वर्क निकालें तो वो है 8 + 5 13 यूनिट्स। तो दोनों मिलके 13 यूनिट्स करते हैं 1 आवर में, तो 40 आवर्स में वो दोनों करेंगे 520 यूनिट्स। तो फर्क है 544 यूनिट्स, 520 यूनिट्स इन दोनों ने कर दिया। बचा वर्क कितना है? 24 यूनिट्स। ये कौन कर रहा है? मनु। और उसका आर्ली वर्क क्या है? 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स 1 आवर में, तो 24 यूनिट्स करने में उसे कितने आवर्स लगेंगे? 6 आवर्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। In an examination, there were 75 questions. 3 marks were awarded for each correct answer. तो अगर आपने करेक्ट आंसर मार्क किया है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 1 mark was deducted for each wrong answer. For each wrong answer, 1 mark was deducted, and 1 mark was awarded for each unattempted question. Unattempted की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 mark हमें यहाँ मिलेंगे। Ryan scored a total of 97 marks in the examination. Okay. If the number of unattempted questions was higher than the number of attempted questions, मतलब यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं वो इन दोनों के सम से हायर। सपोज करेक्ट हुए हैं x, रॉन्ग हुए हैं y और अनअटेम्प्टेड हैं z, तो अटेम्प्टेड क्वेश्चन कहलाएंगे x + y। हमारा जो z है वो ग्रेटर है x + y के। टोटल क्वेश्चंस हैं कितने? 75। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक इक्वेशन ये आ गई है कि x + y + z = 75। नाउ क्योंकि z x + y से हायर है, यहाँ पे लिखा है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन वाज हायर, तो क्या हम z की वैल्यू 37 यानी मिडिल वैल्यू से थोड़ा सा कम ले सकते हैं? अगर हमने ये 37 ले लिया तो ये 38 होगा। तो हम z की वैल्यू 38 या उससे हायर कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर हमने z की वैल्यू 38 ली तो x + y 37 हो जाएगा, तो 38 37 से हायर है। 39 ली तो वो 36 हो जाएगा, डेफिनेटली हायर है। तो z की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हम यहाँ लेंगे वो कितनी होगी? 38। अच्छा, टोटल मार्क्स कितने आए हैं? 97। यहाँ पर अगर x क्वेश्चंस करेक्टली आंसर किए हैं तो मार्क्स अलॉट होंगे 3x, इनकरेक्ट के लिए -y और अनअटेम्प्टेड के लिए +z। दिस इज इक्वल टू 97। क्या हो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें? y से y कैंसिल हो जाएगा। 4x + 2z = 172। 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। 2x + z = 86। क्वेश्चन ये पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स दैट रायन कुड हैव गिवन इन द एग्जामिनेशन। हमें x को मैक्सिमाइज करना है। अगर x को मैक्सिमाइज करना है तो हमें z को मिनिमाइज करना होगा। z की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? 38। हम ट्राई करके देख लेते हैं कि 38 करने पर x की वैल्यू कहीं डेसिमल में तो नहीं आ रही है। जैसे ही हमने z को 38 पुट किया, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40
8, तो x की वैल्यू 24 हो जाएगी। अब अगर हम z को 38 से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, मे बी 39 या 40 करेंगे, तो x की वैल्यू कम होती जाएगी। तो x की जो हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है वो क्या है? 24, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।